मार्केट ऊपर जाते हुए तो सबने देखा है और मार्केट नीचे जाते हुए भी सबने देखा है। लेकिन मार्केट को कहीं ना जाते हुए यानी कि साइडवेज चलते हुए देखकर लोग अक्सर अपना पेशेंस खो देते हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो बहुत से लोगों ने स्टॉक मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स जीरो या फिर हल्के से नेगेटिव देखे हैं। और जब भी ऐसा होता है तो दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। किस तरह के? जैसे कि यार इससे अच्छा तो पैसे गोल्ड में लगा देते, एफडी में लगा देते, फालतू में एफडी तोड़ा, एटसेट्रा। लोगों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब हर कोई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर या इंटरेस्टिंग लगती है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो। लेकिन पिछले साल जो पॉपुलर था वो चलना बंद हो जाता है और तब वो लोग अपने ही डिसीजंस को क्वेश्चन करने लगते हैं। अगर आपका दिमाग भी इस टाइम कंफ्यूजन में है कि 2026 में अपनी एसआईपी को होल्ड करें, स्टॉप करें या कंटिन्यू करें, तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आज मैं आपको एसआईपी के पैसे बनाने की वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आने वाले सालों में आपको अनबीटेबल अबव एवरेज रिटर्न निकाल के देगी। सबसे पहले ग्लोबल सर्कस वर्सेस डोमेस्टिक रियलिटीज के बारे में, जो हमारे दिन प्रतिदिन चल रही है उसके बारे में समझते हैं। हर साल मार्केट में कोई ना कोई नया सर्कस चलता है। इस साल लोगों को ट्रंप टैरिफ की चिंता थी, पिछले साल एनडीए के नंबर ऑफ सीट्स की चिंता थी, उसके पहले इजराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन थी और उससे पहले क्रूड ऑयल प्राइस जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ बढ़ गया था उसकी चिंता थी। ये डर और अफवाहों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है भाई साहब। एक बात लिख के रख लो, नथिंग बीट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। आपको क्राउड मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। एक पुरानी और सबसे फेमस फाइनेंशियल लाइन है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब सब लोग अमृतकाल की बातें कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे, डिफेंस सेक्टर पर अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे, तब तो सब ग्रीडी हो चुके थे। डर का माहौल तब होना चाहिए था, अब नहीं। जब पूरी जनता डर के कहीं ना कहीं तहस तहस होने लग जाती है, वही समय होता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने का। कॉमन इन्वेस्टर्स हमेशा एक ही गलती करते हैं, वो तब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जब उन्हें सब कुछ रोजी और अच्छा दिख रहा होता है, जबकि उस टाइम उन्हें रिस्क ढूंढना चाहिए। 2024 में जब डिफेंस सेक्टर का 5 ईयर CAGR 60% चल रहा था, तो हर नए एनएफओ में 15,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 15,000 करोड़ रुपए लग रहे थे। तब लोग लाइन में खड़े होकर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे। लेकिन आज जब यूएस इकोनॉमी में रिसेशन का डर है या अर्निंग स्लो डाउन है, तो सब घबराए हुए हैं। जब क्राउड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हो तब आप रिस्क देखो, और जब क्राउड रिस्क देख के घबरा रही हो तब आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करना चाहिए। वही असली समय है जब आप अपनी एसआईपी को और तेजी से चलाने के हिसाब से सोच सकते हैं, ना कि स्टॉप करने के बारे में। आपको समझना पड़ेगा, लंबे समय में अगर आप पिछले 30 से 35 ईयर्स का ट्रेंड उठाकर देखोगे तो इंडियन इंडेक्स का एवरेज कंपाउंडेड रिटर्न लगभग 13 से 14, 13 to 14% है। लेकिन ये रिटर्न सीधा लकीर में नहीं आता है। किसी भी कैलेंडर ईयर में मार्केट हाईएस्ट पॉइंट से एक बार 15 से 20% जरूर गिरता है। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वो तो अपने पीक से 30 से 40% करेक्शन दिखा देता है। मार्केट में होने वाली ये वोलैटिलिटी कोई बग नहीं है, ये मार्केट का ही एक फीचर है, ये इसका नेचुरल बिहेवियर है। इस वोलैटिलिटी से डरने के बजाय इसका फायदा उठाना सीखो। जब भी मार्केट अपने टॉप लेवल से 10% से 15% गिरे तो आपको अपनी रेगुलर एसआईपी चलने देनी चाहिए और उसके साथ एक या दो एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स एज अ टॉपअप ऐड कर देनी चाहिए। जब निफ्टी 26,000 के पार होता है तब सब लोग खुद को बड़ा फंड मैनेजर समझने लगते हैं और किसी की सलाह नहीं सुनते। लेकिन असली वेल्थ तब बनती है जब मार्केट साइडवेज हो या गिरा हुआ हो और आप डरने के बजाय अपने कमिटमेंट बढ़ा देते हो। मार्केट का एक और सिंपल सा रूल है जो आपको पता होना चाहिए। जब मार्केट एक साल तक बिना कहीं गए साइडवेज रिटर्न देता है तो वो मैथमेटिकली आपने आप ऑटोमेटिकली 10 to 15% सस्ता हो जाता है, क्योंकि इस दौरान देश की कंपनीज की अर्निंग्स तो लगभग 8 से 9% बढ़ चुकी होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, स्पेसिफिकली इक्विटी इन्वेस्टिंग का पहला रूल है
पिच पर आपको टिके रहना है। ये कोई 20 ओवर का मैच नहीं है जहां पर बॉल आपको हर बॉल पे चौका या छक्का मारना जरूरी है। इस गेम में कोई एक विनर नहीं होता, बल्कि जो कोई भी लंबे समय तक पिच पर खड़ा रहेगा वही लॉन्ग टर्म विनर बनेगा। पार्टिसिपेट करना और इन्वेस्टेड रहना ही सक्सेस का रियल डिटरमेंट है, ना कि पिछले 6 महीने का शॉर्ट टर्म रिटर्न, 8 महीने का शॉर्ट टर्म रिटर्न। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आप 2026 में अपनी फाइनेंशियल जर्नी जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना गोल और टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है और आपका टारगेट है कि 50 साल की उम्र तक आपके पास एक सफिशिएंट कॉर्पस हो, तो आपके पास पूरे 25 इयर्स का इन्वेस्टमेंट विंडो है। लेकिन सफिशिएंट कॉर्पस की रियल डेफिनेशन क्या होती है, ये समझते हैं। 1 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आने वाले 25 ईयर्स, 25 साल बाद आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, आप कहां रह रहे होंगे और उस समय पे इन्फ्लेशन कितनी बढ़ चुकी होगी। मान लो आज आपका घर चलाने का खर्चा कुछ और है, लेकिन जब आप 50 के होंगे तो इन्फ्लेशन के चलते हो सकता है आपको हर महीने 3 लाख से 5 लाख रुपए की जरूरत पड़े। जब आप 50 से 85 इयर्स के आसपास की लाइफ को प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को पूरा करने के लिए एक रियलिस्टिक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी। अगर हम एक गोल लेकर चलें, जैसे कि 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस बिल्ड करना है, तो हमें उसके लिए रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक एक करके सिनेरियो समझते हैं। एक पहले मॉडरेट अप्रोच लेते हैं। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और आप अपने पोर्टफोलियो से 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो 20 इयर्स में 10 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपया महीने का एसआईपी करना होगा। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, एग्रेसिव रियलिस्टिक इक्विटी अप्रोच। अगर देखते हैं, अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं और इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करके इक्विटी फंड्स के जरिए 12% का एनुअल रिटर्न टारगेट करते हैं, तो आपकी वही एसआईपी का अमाउंट लगभग 98,000 रुपीज पर मंथ हो जाता है। लेकिन अगर कोई 1 लाख या 98,000 रुपीज महीने की एसआईपी कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पावरफुल टूल तो एक्चुअल में स्टेप अप एसआईपी होता है। अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ 50,000 रुपए महीने की एसआईपी से शुरू करते हैं और हर साल उसमें 10% का स्टेप अप लगाते हैं, यानी हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट 10% बढ़ाते हैं, तो 12% के एवरेज रिटर्न के साथ भी आप अगले 20 साल में आराम से 10 करोड़ का मैजिकल नंबर हिट कर लेंगे। आपको समझना पड़ेगा, सही स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा जीतता है। याद रखिए, म्यूचुअल फंड कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। इसमें डेट फंड्स होते हैं, बॉन्ड फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स और प्योर इक्विटी फंड्स जैसे ढेरों कैटेगरीज होती हैं। अगर आपका गोल 20 से 25 ईयर 25 साल तक का लंबा है, तो आपको डेट या शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसा नहीं फंसाना चाहिए। आपको आउट एंड आउट इक्विटी ओरिएंटेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के साथ ही रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कभी भी किसी एक या दो सेक्टरल या फिर थेमेटिक फंड्स में पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर साल मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से चीजें बदलती हैं, डिफरेंट सेक्टर्स रोटेट होते हैं। एक सेफ और परमानेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड सबसे बेस्ट होते हैं, जहां फंड मैनेजर खुद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में बैलेंस्ड एलोकेशन मेंटेन करता है। हमने पहले ही 2 फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो बनाया, जाके आप चेक कर सकते हैं। फंड सिलेक्ट करते समय बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं वो ये है कि वो प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सॉर्ट का बटन दबा देते हैं और पिछले 1 साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देखकर उसी में सारा पैसा लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। जो फंड पिछले साल नंबर 1 पर था, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर वहां पर पहुंचा है और मार्केट साइकिल रोटेट होते ही वो नंबर 1 से सीधा नंबर 20 पर गिर जाएगा, तो हैरान मत होइएगा। हमने हमेशा कहा है पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी ढूंढनी चाहिए। एक सिंपल सा स्टैटिस्टिकल थंब रूल समझते हैं। मान लो एक कैटेगरी में 24 फंड्स है, 24 फंड्स है। टॉप 6 फंड्स की अगर मैं बात करूं, उनको हम कहेंगे पहला क्वार्टाइल, दूसरा 7 से 12 को हम बोलेंगे सेकंड क्वार्टाइल, और उसके बाद 13 टू 18 को थर्ड और 19 टू 24 को फोर्थ। आपको कभी भी ऐसा फंड नहीं चाहिए जो इस साल नंबर 1 पर हो और अगले साल नंबर 24 पे चला जाए, क्योंकि ऐसे फंड में आप कभी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके नहीं रुक पाओगे।
आपको वो फंड चुनना है जो मार्केट के अच्छे समय पर हमेशा या तो टॉप फोर्थ फिफ्थ या सिक्स पोजीशन पे हमेशा बना रहता है, और मार्केट के खराब फेज में वो कभी भी लास्ट जो हमने क्वार्टाइल बनाया है उसमें नहीं आता है, बल्कि सेकंड या थर्ड के बीच में घूमता रहता है। याद रखिए, कंसिस्टेंट मैनेजर्स हमेशा इंडेक्स से थोड़ा ऊपर निकाल के आपको पैसा देते ही हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके। आपको आने वाले टाइम में पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते समय पिछले रिटर्न्स के अलावा इंफॉर्मेशन रेशियो पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इंफॉर्मेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका आउट परफॉर्मेंस, जिसको कि हम अल्फा भी कहते हैं, उसको डिवाइड करते हैं वोलैटिलिटी ऑफ दैट अल्फा के साथ। यानी अगर किसी मैनेजर ने इंडेक्स को 7% से बीट किया है, तो क्या वो रिटर्न किसी एक तुक्के की वजह से आ गया है, या फिर मार्केट के हर फेज में उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, कभी 5% से बीट किया, कभी 4%, कभी 6%। जो मैनेजर मैक्सिमम रिटर्न के बजाय कंसिस्टेंसी पर एम करेगा, उसकी डिलीवरेबल वोलैटिलिटी हमेशा कंट्रोल में रहेगी और रिटर्न्स अच्छे रहेंगे। वहीं बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो लोग अक्सर बहुत ये हो जाते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं कि लो एक्सपेंस रेशियो वाला ही फंड लेना है। एक्सपेंस रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई मैनेजर कंसिस्टेंटली अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है और उसकी टीम और प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट है, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज्यादा एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाइड होता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो ये शब्द होता है, ये भी बहुतों को हैरान करता है। कितने फंड्स काफी हैं? इंटरनेट पर यह बहुत बड़ा सवाल है कि एक इंसान के पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। कुछ लोग 15 से 20 फंड्स लेकर पूरा जू बना लेते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने पूरा मार्केट ही अपने घर पर कलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप पूरा मार्केट ही कलेक्ट कर लोगे, तो फिर इंडेक्स को बीट करने के लिए और एक एक्टिव मैनेजर को फीस देने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके गोल्स के मुताबिक होना चाहिए। मान लो आपके पास 3 मेजर गोल्स हैं। पहला, बच्चों की हायर एजुकेशन, उनके मैरिज और अपना पर्सनल रिटायरमेंट। हर एक गोल के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 2 से 3 फंड्स ही काफी होते हैं। एक फंड रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और 5 से ज्यादा रखना सब ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इसलिए हर गोल के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग डाइवर्सिफाइड कैटेगरी से 2 से 3 यूनिक फंड सेलेक्ट कर लेना चाहिए आपको, ताकि आपका पोर्टफोलियो क्लीन, ट्रैकेबल और फोकस्ड रहे। अब एक बात करते हैं, काफी सारे लोग रियल एस्टेट को इक्विटी के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, इंडियन हाउस होल्ड्स का अगर एसेट एलोकेशन आप उठाकर देखते हो, तो लगभग 50% वेल्थ अकेले फिजिकल रियल एस्टेट में लॉक्ड है और सिर्फ 6% पैसा इक्विटीज में है। लोग अभी भी रियल एस्टेट को ही सबसे बड़ा और सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन अगर हम डेटा और कैलकुलेशन की बात करें, तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न अक्सर काफी सब ऑप्टिमल होता है। अगर हम अपनी प्राइमरी प्रॉपर्टी यानी रहने के घर की बात करें, तो वो एक बिल्कुल इमोशनल डिसीजन होता है। उसमें आप ट्रेड नहीं करते, आप वहां अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कोई सेकेंडरी प्रॉपर्टी या कोई लैंड खरीद रहे हैं, तो उसे बिल्कुल एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट में लोग सोचते हैं कि उन्हें माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें आपको टाइमिंग बिल्कुल भी टू द टी राइट मिलनी चाहिए, तभी आप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2020 के क्रैश में खरीदा और 2024 के बूम में बेचा, तो बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन 2026 के टॉप पर अगर आपने रियल एस्टेट खरीदा है, तो हो सकता है आने वाले 3 साल तक आपको बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न ना मिले। हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। साथ ही रियल एस्टेट के साथ कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जुड़ी होती है, रजिस्ट्री कॉस्ट, जीएसटी, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा, और सबसे बड़ा डर, क्या कोई लीगल लिटिगेशन या कब्जा होने का रिस्क तो ना आ जाएगा। इसके मुकाबले फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी काफी सुपीरियर है, क्योंकि ये फ्रैक्शनली फुल्ली लिक्विड होते हैं। आपको जब जरूरत हो, आप एक बटन दबा के 2 दिन में पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इसमें कोई फ्रॉड या रजिस्ट्री का झंझट नहीं होता है। इसको सेबी जैसी एक बहुत ही पावरफुल रेगुलेटर गवर्न करती है। अगर आपको रियल एस्टेट का मजा लेना है, तो फिजिकल लैंड खरीद कर फंसने के बजाय रियल एस्टेट इंडेक्स फंड्स या रीट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपोजर लेना शुरू किया। अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। याद रखिए, यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनलिज्म देखने मिलता है।
अब मैं आपको कुछ मैजिक करके बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में वेल्थ दिमाग से या हर रोज ट्रेडिंग करने से नहीं बनती है। वेल्थ बनती है पिच पर शांत बैठने से और मार्केट में लंबे समय निकालने से। कंपाउंडिंग का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है जिसे हम सब बचपन से जानते हैं। जी हाँ, वो पी डिवाइडेड बाय जो टाइम्स ब्रैकेट के बाद ऊपर एन इन डॉलर। ये इक्वेशन जो हमने सुना है, डॉलर या रुपीस जो भी ये चीज करता है, ये आपको बताता है कि कितने समय में आपका पैसा डबल ट्रिपल चौगना होगा। आप कितना पैसा डालते हो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन आप कितने समय के लिए डालते हो वो पावर में है, यानी एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे ही आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो, कंपाउंडिंग की तेजी आपकी सोच के परे चले जाती है। वॉरेन बफेट सर के एग्जाम्पल लें, उनकी टोटल वेल्थ का 90% उनकी उम्र के 50 ईयर्स के बाद जनरेट हुआ, क्योंकि उन्होंने 11 साल की उम्र से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम किया है, द पावर ऑफ वेटिंग। चलो एक सबसे आंखें खोल देने वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने में सिर्फ कुछ साल का डीले करते हो तो क्या क्या इंपैक्ट होता है। पहला, शुरुआत मान लो आप 25 साल की उम्र से करते हैं। मान ले एक यंग इन्वेस्टर 25 साल की उम्र में हर साल 1 लाख रुपए, एवरी ईयर की बात करो, 1 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू करता है, यानी मोटा मोटी 8 साढ़े 8 हजार रुपए पर मंथ। अगर वो अगले 35 साल तक यानी अपने 60th बर्थडे तक इसे चलाता है सेम रेट पे, 12% के नॉर्मल रेट पे, तो उसका फाइनल पोर्टफोलियो लगभग 5 करोड़ रुपए का बनता है। कितना? 5 करोड़ रुपीस। चले मान लेते 1 साल का डिले करते हैं, मान लेते वो 26 की एज में शुरू करता है। अगर वो इन्वेस्टर सोचे कि चलो इस साल शुरू नहीं करता हूं, अगले साल से शुरू करूंगा, तो उसने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन उस साल के डीले के चलते 60th बर्थडे पर उसका पोर्टफोलियो 5 करोड़ से घट के 4.48 करोड़ हो जाएगा। यानी सिर्फ 1 साल के डिले की वजह से उसका लॉस ऑलमोस्ट 52 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होता है। चलिए 3 साल का डिले मानते हैं, मान लेते हैं शुरुआत उसने 28 की उम्र में करी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी भी शुरू करोगे तो डिले नहीं है। मान लो 28, मतलब 3 साल का डिले है, तो लगभग 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट बचाई। लेकिन कंपाउंडिंग का एंड पीरियड मिस होने के चलते उसका टोटल टारगेट लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपीस से नीचे चले जाता है। मान लेते 6 साल लेट शुरू किया, शुरुआत 31 से करी। अगर उसने अपनी जॉब के शुरुआत के 6 साल मजे मस्ती में निकाल दिया, ऑरेंज जूस पीने में, पार्टी करने में उड़ा दिए, तो 31 की उम्र में शुरू किया, तो उसके बचे हुए 6 लाख, उसने जो 6 लाख नहीं डाले उसके बदले में 2.5 करोड़ रुपए कम कमाएगा। वो 50% वेल्थ सिर्फ 6 साल के डीले के कारण चले गए। इसलिए 2026 में खड़े होकर ये मत देखो कि भाई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये तो करो ही, लेकिन बड़ी एसआईपी की जगह अगर आपके पास महीने के सिर्फ 1,000 रुपए भी हैं तो आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग द मार्केट से लाख गुना बेटर होता है स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट। अब आपको समझना पड़ेगा, बहुत लोगों के पास एग्जिट प्लान नहीं रहता है। जब आप अगले 15 से 20 साल तक लगातार अपनी एसआईपी चलाकर एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब आता है जब आपका गोल बिल्कुल करीब होता है। मान लो आपने 15 साल तक घर खरीदने के लिए एक रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर ली। अब जिस महीने या जिस साल आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करनी है, अगर उसी महीने इक्विटी मार्केट सस्ते में 20% गिर गए, मान लो कोई न्यूज़ आ गई 20% गिर गए, तो आपका तो पूरा डाउन पेमेंट घट जाएगा और लोन का बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिंग का एक सुनहरा नियम है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइड पाथ स्ट्रैटेजी। अगर आपका 15 साल का गोल है तो 12th या 13th ईयर आते ही आपको अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी करनी चाहिए। आप पूरा पैसा एक साथ लास्ट डे नहीं निकालते, बल्कि लास्ट के 2-3 सालों में धीमे धीमे अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो से पैसा सिस्टमैटिकली स्विच करते हैं एक लो वॉलेटाइल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मार्केट के सडन क्रैश से बिल्कुल सेफ हो जाता है, और जब आप फुल्ली रिटायर हो जाते हैं तब वेल्थ को कंज्यूम करने का सबसे बड़ा और अद्भुत टूल होता है SWP, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। लोग अक्सर सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद पैसा बैंक एफडी में डाल के रखेंगे, लेकिन बैंक एफडी में मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो इन्फ्लेशन और महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता है। एक रियल लाइफ केस स्टडी आप लोगों को मैं बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। 2014 के एंड में एक इन्वेस्टर ने अपना लगभग 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिप्लॉय कर दिया।
उन्होंने एक रूल बनाया कि वो हर महीने इसमें से 50,000 रुपीज निकालेंगे SWP के जरिए, और हर साल इस विड्रॉल अमाउंट को महंगाई के हिसाब से 7% रेट पे बढ़ाते जाएंगे। पिछले 10 सालों में मार्केट ने सब कुछ देखा। 2020 का हिस्टोरिक क्रैश देखा और बहुत बड़ा बुल रन भी देखा, रशिया यूक्रेन भी देखा। आज 10 साल पूरे होने के बाद का रियल डेटा आपको पता है क्या है? वो इन्वेस्टर पिछले 10 साल में उन्होंने कॉर्पस से 80 लाख रुपीस निकाल के एंजॉय कर चुके हैं। 7% इंक्रीमेंट के साथ आज उनकी हर महीने की पैसिव इनकम 50,000 रुपीज से बढ़कर लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ का हो चुका है। और ये सब निकालने के बाद भी बची हुई कैपिटल की वैल्यूएशन आज के दिन घंटे के बजाय बढ़कर, मतलब घटने के बजाय, रिड्यूस होने के बजाय, ये ऑलमोस्ट 2.75 करोड़ रुपए हो चुकी है। ये है प्योर इक्विटी कंपाउंडिंग और SWP का मैजिक। इसलिए SIP जितना वेल्थ जनरेशन के लिए जरूरी है, SWP उतना ही लाइफ को स्मूथ रखने के लिए बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने का राज कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल डिग्री पा जाना, PhD करना, IMIT की डिग्री लेना, ये सब नहीं होता। ये पूरा गेम सिर्फ आपके बिहेवियरल मैनेजमेंट पर डटा हुआ है। डर से दोस्ती करो। जब मार्केट साइडवेज हो या 15-20% गिरता हुआ दिखे तो उसे बग नहीं, एक ग्रैंड सेल्स अपॉर्चुनिटी समझो और अपनी SIP के साथ एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स को टॉप अप करो। कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। कैटेगरी हमेशा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जैसे डाइवर्सिफाइड आपको चुननी चाहिए, और ऐसे फंड्स ढूंढो जो शॉर्ट टर्म में नंबर 1 होने के बजाय लगातार इंडेक्स से बेहतर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टाइल में कहीं ना कहीं रहते हैं और रिटर्न दे रहे हैं। डीले मत करो। आज से और इसी महीने से अपनी स्टेप अप SIP स्टार्ट कर दो भाई, अभी भी देरी नहीं हुई है। क्योंकि 1 साल के डीले भी आने वाले काल में लाखों करोड़ों का कॉस्ट लेकर आपसे चले जाती है। सिंपल रखो। पोर्टफोलियो में फालतू के 20 फंड्स ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। 3 से 4 कंसिस्टेंट फंड चुनो, उन्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैप करो, और आने वाले 15 से 20 साल तक स्क्रीन को बिना बार बार चेक किए, बिना बार बार देखे क्या हो रहा है मेरे फंड के साथ, टिके रहो। अगर आपने ये सिंपल बट अल्ट्रा पावरफुल रूल्स को फॉलो कर दिया तो 2026 के शुरू में ही आपकी SIP की जर्नी शुरू हो जाएगी, जो आपको एक मैसिव वेल्थ बना के देगी। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है, वीडियो को पुश मिलता है। कमेंट्स में बताइएगा आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं। SIP लिख दीजिएगा अगर आपको म्यूचुअल फंड, SIP और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।